हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो चैप्टर है क्लास 12th में फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों को मिला करके 6 मार्क्स का आता है, राइट। तो हम दोनों चैप्टर वन शॉट पे कवर करेंगे। आज फिलहाल हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होगा रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बिटवीन में, हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी ऐसा डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो रेसिडेंट्स के ही बिटवीन में हो। लोग यहाँ पर बीओपी में ओनली होम कंट्री और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बिटवीन में जो ट्रांजेक्शन्स होता है, या और वी कैन से रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बिटवीन में जो ट्रांजेक्शन्स होता है, उसके रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो दैट वी कैन से द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन गुड्स and services and assets between residents of a country with the rest of world for a specified period of time, typically a year। तो यहाँ पर एक चीज क्या है कि जो भी 1 ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे रेसिडेंट के बिटवीन में और नॉन रेसिडेंट के बिटवीन में, कौन से ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, उसी के रिकॉर्डिंग को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर होता है, सो वी कैन से दैट बीओपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर पेपर में आता है 1 मार्क का कि भाई बीओपी कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो बीओपी क्या है आपका, फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट है? क्योंकि बीओपी के ट्रांजेक्शन किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं रिकॉर्ड होगा, इसके ट्रांजेक्शन को हम ड्यूरिंग द ईयर में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कभी भी होता है, राइट। तो ये तो था बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि देखिए जब हम किसी आइटम्स को, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन अकाउंटिंग सेंस, तो अकाउंट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि बीओपी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ बीओपी की बात करें तो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट। दो कंपोनेंट होता है बच्चे, फर्स्ट इज करंट अकाउंट और सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट बेसिकली विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। विजिबल का मतलब यहाँ पर गुड्स से है और इनविजिबल का मतलब यहाँ पर सर्विसेज से है। एंड ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वो भी हम करंट अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओवरऑल करंट अकाउंट में बच्चे वो ट्रांजेक्शन आएगा जो एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब करंट अकाउंट रिकॉर्ड, करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स, बच्चों, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। यहाँ पर 3 आइटम आ रहा है, देखिए, एक आपका आ रहा है गुड्स, एक आपका आ रहा है सर्विसेज और एक आपका आ रहा है ट्रांसफर पेमेंट। तो ये आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, राइट। लेकिन जब आप हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो किसी रेसिडेंट के या किसी गवर्नमेंट या निशत के एसेट या लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है। ओके, हम कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? जो रेसिडेंट, गवर्नमेंट या नेशन के एसेट या लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है। इट रिकॉर्ड्स of BOP records all those transactions, sorry यहां से नहीं होगा, only BOP records all those transactions between the residents of a country and the rest of the world which cause a change in the assets or liabilities of the residents
ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, या हम फॉर एग्जांपल बोरोइंग्स की बात करते हैं, लेंडिंग की बात करते हैं, तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। आगे के स्लाइड्स में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे बच्चे। अभी फिलहाल में हम करंट अकाउंट में फोकस करते हैं कि करंट अकाउंट के कौन कौन से कॉम्पोनेंट है। चलिए आइए करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर देखिए गिवन है यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रेड इन गुड्स में करते हैं। गुड्स को हम विजिबल आइटम्स में बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम्स। ट्रेड इन सर्विसेज में करते हैं, इसको कहते हैं इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, राइट। और हम यहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट जो कि आपका यूनिलेटरल यूनिलेटरल और यू कैन से वन साइडेड ट्रांसफर पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बच्चे ट्रेड का मतलब होता है यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पर भी ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट। तो करंट अकाउंट में इन तीन आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि फर्स्ट है आपका क्या? ट्रेड इन गुड्स, सेकंड है ट्रेड इन सर्विसेज, और थर्ड है ट्रांसफर पेमेंट। अब यहाँ पर ट्रेड इन गुड्स जैसे कि मैंने बोला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड इन सर्विसेज नेट फैक्टर इनकम, नेट नेट नॉन फैक्टर इनकम। अब देखिए फैक्टर इनकम में क्या होता है? फैक्टर इनकम में जब आप फिजिकली कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं वहां पर, और 1 ईयर के अंदर अंदर आप कंट्री वापस आ गए। आपने नेशनल इनकम भी पढ़ा होगा। जब इंडियन फॉरेन में मान लीजिए जॉब कर रहा है और विद इन ए ईयर वापस आ जा रहा है, तो वहां का वो रेसिडेंट नहीं होगा। तो वहां से जो इनकम मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इस इनकम को कंपनसेशन इनकम कहा जाता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंडर में इसको रखा जाता है। उसी तरह आपने इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन कंट्री में, और इन्वेस्टमेंट करने से जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये आपके क्या है? फैक्टर इनकम है। नॉन फैक्टर इनकम में आपका जैसे बैंकिंग सर्विसेज आ जाता है, इंश्योरेंस सर्विसेज आ जाता है, शिपिंग सर्विसेज आ जाता है। ये सब आपकी नॉन फैक्टर्स में आते हैं, राइट। उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट की बात करते हैं, जैसे कि आपका कोई रिलेटिव्स अब्रॉड में रह रहा है, आपने उसको पैसे भेज दिए, या रिलेटिव ने आपको यहाँ पर पैसे भेज दिया, या किसी गवर्नमेंट ने किसी कंट्री को गिफ्ट दे दिया या डोनेशन दे दिया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। तो ओवरऑल करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट है: एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड ट्रांसफर पेमेंट। अब आगे बात करते बच्चे, ये जो आपका गुड्स है, एक्सपोर्ट एंड, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम गुड्स की बात करते हैं, तो जब गुड्स के एक्सपोर्ट हो, देखो बच्चों ध्यान से, सॉरी, देखिए जब गुड्स के एक्सपोर्ट को, या विजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट और विजिबल आइटम्स के इंपोर्ट को हम माइनस करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, right? What is balance of trade? It is the difference of export and import of visible item, right? जब भी हम किसी विजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करके जो बैलेंस निकालते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू आता है कि आपको एक्सपोर्ट गिवन होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको गिवन होगा, इंपोर्ट निकालना होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह इनविजिबल आइटम्स के अगर डिफरेंस को निकालते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम। ओके बच्चे, तो जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है करेंट अकाउंट बैलेंस, राइट। आप यहाँ पर नेट ट्रांसफर्स भी लिख सकते हैं,
अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट का करंट अकाउंट में कंट्रीब्यूशन बहुत लीस्ट होता है, जो कि ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। कई बार हम इसको इग्नोर भी करते हैं। लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वी कैन से दैट करंट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड नेट ट्रांसफर पेमेंट, राइट। अब आगे देखिए क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड के तीन सिचुएशन है हमारे पास। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हो सकता है आपने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया होगा, इंपोर्ट कम, या ये हो सकता है कि इंपोर्ट ज्यादा कर लिया होगा, एक्सपोर्ट कम, या ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड के तीन बैलेंस हमारे पास निकल के आ सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है बीओटी डेफिसिट। यहाँ लिखे फर्स्ट है बीओटी डेफिसिट, और इसको हमने एक बार डायग्राम में दिखाया है। ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन एक्सपोर्ट को शो करता है, और ये जो रेड है ये इंपोर्ट को शो करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इसीलिए इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। मतलब बीओटी डेफिसिट कब होगा, व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, राइट, जो कि इस बार डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस की बात करें तो देखिए ये आपका एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है। डायग्राम से ही दिख रहा है आपको कि एक्सपोर्ट ग्रेटर देन है इंपोर्ट, तो इसे कहा जाता है बीओटी सरप्लस। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा किसमें है, सरप्लस में है। और अगर दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट ये है और ये है इंपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही इक्वल है, तो इसे बोला जाता है बैलेंस्ड बीओटी। दिस इज कॉल्ड बैलेंस बीओटी, या बीओटी यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम गिवन है 10.5 सीआर, ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो है वो 16.5 सीआर है, तो आपको क्या निकालना है, इंपोर्ट निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आ जाते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर डेफिसिट में है तो आप इसको नेगेटिव साइड में लिखेंगे। मतलब वी नो दैट बीओटी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर डेफिसिट है, तो डेफिसिट में नेगेटिव आ जाएगा 16.5 सीआर, और एक्सपोर्ट कितना गिवन है 10.5 सीआर, माइनस इंपोर्ट, माइनस इधर ले आते हैं, और 10.5 इस माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, 10, 26, 27 सीआर। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में, तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ज्यादा होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो वहां से भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और पेपर में बच्चे ये भी कई बार आया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट बैलेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी पेपर में आता है। So we know that balance of trade records only export and import of visible items, विजिबल आइटम्स ओनली। ये बच्चे हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट में क्या होता है आपका, यहाँ पर विजिबल आइटम भी आएगा, इनविजिबल आइटम भी आएगा, इनविजिबल आइटम भी आएगा, और सर्विसेज भी आएगा। मतलब करंट अकाउंट में तीनों चीजें रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स करंट अकाउंट का ही कंपोनेंट है, सो वी कैन से दैट कि बीओटी इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका कंपोनेंट है, करंट अकाउंट का कंपोनेंट है। और करंट अकाउंट किसका कंपोनेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, राइट। क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली एक्सपोर्ट को कंसीडर करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुड्स सर्विस ट्रांसफर पेमेंट तीनों आता है, तो ये भी बोल सकते हैं
कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपका नैरो कॉन्सेप्ट है और करंट अकाउंट जो है आपका वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। एक और डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में फॉर एग्जांपल डेफिसिट हुआ है और उस डेफिसिट को कवर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इनविजिबल आइटम से, मतलब सर्विस में अगर सरप्लस हुआ है वहां से पैसे उठा करके इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट हुआ है तो फिर हम उसको कवर कैपिटल अकाउंट से ही कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड से नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट बैलेंस में। ओके बच्चे, मैं आपको वीडियो में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसके सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको समझते हैं बच्चे। देखिए, पहले तो एक चीज आप समझिए कि अगर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है, मतलब पैसा आ रहा है फॉरेन करेंसी, चाहे कोई भी सोर्स हो, मैटर नहीं करता, किसी भी सोर्स से, चाहे मैंने बोरो किया या मैंने बेचा, वॉट एवर द सोर्स, अगर पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। कहां रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड में। किसको, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को। और अगर जा रहा है पैसा तो हम इसको करते हैं डेबिट साइड में, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। क्रेडिट साइड को आप पॉजिटिव आइटम्स भी बोल सकते हैं और डेबिट साइड को नेगेटिव आइटम्स भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी एक्सपोर्ट किया तो हम क्या देख रहे हैं कि फॉरेन करेंसी आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो कहां होगा, क्रेडिट साइड। और क्योंकि मशीनरी विजिबल आइटम्स है, इस अकाउंट में आएगा भाई, करेंट अकाउंट में आएगा। इंपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड, क्योंकि इनविजिबल आइटम्स है तो कहां आएगा, ये करंट अकाउंट में आएगा, राइट। तो ये ओवरऑल आता है कि ट्रांजेक्शन्स को किस अकाउंट में, किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करते हैं बैलेंस की। देखिए, फिर से वही बात, जब हम बैलेंस करते हैं किसी ट्रांजेक्शन्स का तो हमारे पास तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि आपका बैलेंस पॉजिटिव हो, आपका बैलेंस नेगेटिव हो या आपका बैलेंस जीरो हो। उसी तरह करंट अकाउंट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को और उसकी बैलेंसिंग करते हैं तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है या जीरो है। अगर करंट अकाउंट बैलेंस आपका जीरो है, मतलब जितना इनफ्लो हुआ है उतना ही आउटफ्लो हुआ है, इसका मतलब करंट अकाउंट आपका इक्विलिब्रियम में है। और ऐसा बहुत रेयर होता है इन प्रैक्टिकल। अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड करंट अकाउंट, तो इट इज दैट सिचुएशन वेयर डेबिट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल टू द क्रेडिट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जब करंट अकाउंट के डेबिट आइटम, डेबिट आइटम में क्या आता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और करंट अकाउंट का क्रेडिट आइटम क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब दोनों इक्वल होता है तो दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम, राइट। करंट अकाउंट सरप्लस क्या है, सरप्लस का मतलब यहाँ पर फायदा है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास फॉरेन करेंसी का सरप्लस है। अब करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है कि जब क्रेडिट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट आइटम में बच्चे क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन डेबिट आइटम ऑफ करंट अकाउंट। डेबिट आइटम में क्या आता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए कि ये आपका करंट अकाउंट सरप्लस इज व्हेन, current account surplus is when receipt on current account are more than payment on the current account। रिसिप्ट को हम यहां पर क्रेडिट आइटम भी बोल सकते हैं और पेमेंट को हम यहां पर, पेमेंट को बच्चे डेबिट आइटम भी बोल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट सरप्लस। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से it arises when export of goods and services is less than import of goods and services, right। तो दिस इज करंट अकाउंट सरप्लस। तो जब हमारे पास सरप्लस फॉरेन करेंसी होती है तो वी आर केपेबल टू लेट मनी टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी बचा हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं
कि हमारे पास एक्सपोर्ट है 100 करोड़ रुपए का और इंपोर्ट है 80 सीआर का। अभी भी 20 सीआर हमारे पास फॉरेन करेंसी बची हुई है, ठीक है। इस 20 सीआर को मैं किसी अदर कंट्री को लैंड कर सकता हूं। सो करेंट अकाउंट सरप्लस सिग्निफाइज करता है कि अ कंट्री इज अ नेट लेंडर टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या सिग्निफाइज करता है बच्चे? कि कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को अमाउंट लेंड कर सकती है। नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? ठीक इसका अपोजिट। जब डेबिट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट or we can say payment on current account or we can say import of goods and services, right, is more than export of goods and services, या आप कह सकते हैं क्रेडिट आइटम्स ऑफ करेंट अकाउंट, या आप कह सकते हैं कि रिसिप्ट ऑन करेंट अकाउंट। तीनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो इट अराइजेस व्हेन रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब क्या बच्चे? क्रेडिट ऑन द करेंट अकाउंट इज लेस देन द पेमेंट, पेमेंट मतलब डेबिट, ठीक है, डेबिट। रिसिप्ट आपका क्या है? वो आपका कम है और पेमेंट ज्यादा है, मतलब क्रेडिट आइटम इज लेस देन द डेबिट आइटम्स ऑन द करेंट अकाउंट, इसी को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब आप बताइए कि करंट अकाउंट अगर डेफिसिट है बच्चे, तो क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट है आपका 100 सीआर का और इंपोर्ट है आपका 120 सीआर का, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे तो -20 सीआर आएगा, जो कि बीओटी सॉरी जो कि आपका करंट अकाउंट किसको शो करता है? करंट अकाउंट डेफिसिट को शो करता है। अब ये 20 सीआर आप कैसे फुलफिल करेंगे? तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास अपना रिजर्व है, आरबीआई के पास रिजर्व है, तो वहां से मेंटेन होगा, अदरवाइज लैंड अमाउंट जो है बोरो करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या शो करता है? नेट बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 20 करोड़ रुपए आपको घाटे को पूरा करना है, पैसा कहां से लाओगे? तो दूसरे कंट्री से लोन ले सकती हो। अब क्या होता है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट रेगुलरली हो रहा है, तो इट इज अ कॉज ऑफ अलार्म फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक संकेतक है, ये कॉज ऑफ अलार्म है। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर अगर आपको डेफिसिट होगा करंट अकाउंट में, देन कहीं ना कहीं आप वहां पर मजबूर हो जाते हैं कि दूसरे कंट्री से मैं अमाउंट बोरो करके इस डेफिसिट को फुलफिल करूं। जब आपकी बोरोइंग्स बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आप डेट ट्रैप में आपके आने के चांसेस होते हैं। तो ये ओवरऑल बच्चे करंट अकाउंट बैलेंस है। करंट अकाउंट का हमने कंपोनेंट डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही करा दिया था कि कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पर देखिए वो ट्रांजेक्शन होता है जो किसी गवर्नमेंट या रेसिडेंट या नेशन के एसेट लायबिलिटीज को चेंज करता है या अफेक्ट करता है। अब हम उसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाता है, हम इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स आ सकता है और एक्सटर्नल असिस्टेंस आ सकता है, ये आपका कैपिटल अकाउंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज नोन एज एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच इज नोन एज एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल बोरोइंग, अगर आप दूसरे कंट्री से बोरो करते हो, सिंपल। और असिस्टेंस का मतलब जब गवर्नमेंट कोई लार्ज अमाउंट या कोई मशीन या कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है, दूसरे कंट्री को दे देती है जिसके कारण हमारे गवर्नमेंट का एसेट या लायबिलिटीज अफेक्ट हो, तो उसको हम एक्सटर्नल असिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल है, ये एफडीआई, इक्विटी कैपिटल, ये सब एफडीआई का पार्ट है। शेयर जो आपका एफआईआई हो गया, यहाँ पर शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एटसेट्रा इसमें आ जाता है बोरोइंग्स में। इसमें आपका इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल लोन आ जाता है। तो ये सब आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब कैपिटल अकाउंट में भी सेम वही बात है बच्चे, अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम से ज्यादा है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगा। अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम से कम है तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा। और कैपिटल अकाउंट अगर दोनों क्रेडिट और डेबिट इक्वल है तो कैपिटल अकाउंट इक्विलिब्रियम होगा, राइट।
अब क्या होता है बच्चे कि जब हम करेंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस इन दोनों को ऐड करते हैं तब हमें मिलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। अब इन दोनों के बैलेंस, अगर इन दोनों को बैलेंस करें तो इसका बैलेंस अगर पॉजिटिव है, इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा किसमें है, सरप्लस में, राइट। किसमें है, सरप्लस में। इन दोनों के बैलेंस को, अगर इसका बैलेंस नेगेटिव में है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा किसमें है, डेफिसिट में। लेकिन लेकिन बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चीजें थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में फिर हमें बोरोइंग्स नहीं देना पड़ेगा, तभी ये डेफिसिट में आएगा। थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आप कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा, तो ये भी मैं आगे के जो स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट है। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स। यही एक ट्रांजेक्शन्स है या आइटम्स है जिसके बिहाफ पर बच्चे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट या सरप्लस या इक्विलिब्रियम को हम कैलकुलेट करते हैं। इस बार 2024 में एक जो सीबीएसई का जो पेपर आया था उसमें क्या हुआ कि 6 नंबर का क्वेश्चन था। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का तो बच्चों ने सॉल्व कर लिया क्योंकि वो आपका पैराग्राफ बेस्ड था, लेकिन 1 मार्क का सॉल्व नहीं कर पाया। 1 मार्क का इसलिए सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि अगर मान लीजिए ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम से ज्यादा है तो हम बोलेंगे सर ये क्या है, सरप्लस है। बट ये एक्चुअल में नहीं है। क्यों नहीं है वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होता क्या है। देखिए, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो होता है जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, ये सब हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। लेकिन इसी ट्रांजेक्शन के वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेट अमाउंट हो सकता है पॉजिटिव हो, मतलब सरप्लस हो। तो जब सरप्लस होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो क्या करते हैं, वहां से पैसा उठा करके हम रिजर्व में डालते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। जब ओवरऑल ट्रांजेक्शन करते हैं और हमारे कंट्री के पास सरप्लस अमाउंट आता है, जैसे कैसे, मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है और इसका क्रेडिट आइटम डेबिट से ज्यादा आ गया, तो जो सरप्लस अमाउंट आएगा, जो सरप्लस अमाउंट आएगा उसको हम उठा करके आरबीआई के रिजर्व में डाल देते हैं। क्यों रिजर्व में डाल देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि उसे इक्विलिब्रियम में रखना पड़ता है। इक्विलिब्रियम में दोनों बैलेंस को इक्वल रखना पड़ता है, दोनों साइड को, चाहे वो क्रेडिट साइड हो चाहे वो डेबिट साइड हो। जब दोनों को इक्वल रखना होता है तो इसीलिए सरप्लस अमाउंट यहाँ से हम निकालेंगे और निकाल करके कहाँ डाल देंगे, रिजर्व में। और इसी ट्रांजेक्शन को ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन भी कहते हैं और इसी ट्रांजेक्शन को एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। या इसके रिवर्स में बोल दूं कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है, कब डेफिसिट में जाएगा, जब ऑटोनोमस पेमेंट मोर देन होगा आपका ऑटोनोमस रिसीव। बच्चे यही वर्ड यूज करना है, ऑटोनोमस पेमेंट, क्योंकि ऑटोनोमस पेमेंट में बोरोइंग इंक्लूड नहीं होता है और इसी बोरोइंग को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कहते हैं। इस बार के जो पेपर में बच्चों ने गड़बड़ किया वो यही किया, उन्होंने ये ना लिख करके लिख दिया कि भाई इनफ्लो इज मोर, इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। नहीं, इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो इज नॉट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, रॉन्ग है। आप बोलेंगे कि ऑटोनोमस पेमेंट है, ऑटोनोमस रिसिप्ट से ज्यादा है। अब बच्चे जब बीओपी यहाँ पर डेफिसिट में होगा तो ये पैसा कहां से लाएंगे, उधार लेंगे, दूसरे कंट्री से बोरो करेंगे। तो इसको जब बोरो करेंगे, क्यों बोरो करेंगे, ताकि हमने इसको क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों साइड को इक्वल करना है। तो इसी को हम कहते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। मतलब इन शॉर्ट समझिए, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होता है या डेफिसिट में होता है, उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको कहते हैं एकोमोडेट। इज दैट क्लियर टू ऑल। अब आप देखिए कि ऑटोनोमस में
आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ट्रांजेक्शन इसमें आते बच्चे। इसमें करंट अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम में सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आरबीआई का रिजर्व अफेक्ट होता है या नेशन की लाइबिलिटीज अफेक्ट होती है, तो इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्या होगा कि सरप्लस बीओपी सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट पर। इसीलिए एकोमोडेटिंग क्या है, ऑटोनोमस पर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग पर डिपेंड नहीं करता है। एकोमोडेटिंग को हम अबव लाइन आइटम्स भी कहते हैं, और सॉरी, ऑटोनोमस को अबव लाइन आइटम्स भी कहते हैं और एकोमोडेटिंग को बिलो लाइन आइटम्स भी कहते हैं। ये ओवर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% चांस है कि इस बार के पेपर में ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसी के बिहाफ पर जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को उसकी बैलेंसिंग करते हैं तो तीन सिचुएशन आता है। डेफिसिट हमारे पास आता है, डेफिसिट, राइट, सरप्लस और बैलेंस। डेफिसिट बीओपी कब होगा, जब आपका ऑटोनोमस पेमेंट, बिल्कुल ये याद रखिएगा, ऑटोनोमस पेमेंट मोर देन होगा ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, राइट। सरप्लस कब होगा, जब ऑटोनोमस पेमेंट लेस देन होगा ऑटोनोमस रिसिप्ट। और इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ऑटोनोमस पेमेंट इक्वल होगा ऑटोनोमस रिसिप्ट। यहीं पर बच्चों ने गलती कर दी थी पेपर में कि डेफिसिट क्या बोल दिया कि जब इनफ्लो इज मोर देन क्या होगा आउटफ्लो। गलत है बच्चे, गलत है, क्योंकि इनफ्लो में बोरोइंग इंक्लूड होता है, ये गलत है, ये पीओपी आपका डेफिसिट नहीं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी लग रहा है ऐसा कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको आपके कमेंट के थ्रू या दोबारा मैं उसको आपको वीडियो के थ्रू मैं वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और इस टॉपिक का पूरा आपको जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए।